नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान शुरू। 7 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र का जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला। मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा का दौरा कर हालात का लिया जायजा। हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की की हिरासत पर मांगा जवाब। तेलंगाना और रायलसीमा में गर्मी ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। औरंगाबाद में उद्योगों के लिए पानी में होगी कटौती। गुजरात के डांग जिले में पाइपलाइन से जलापूर्ति की मांग। आईएमएफ की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने पर जोर। भारत ने की मुद्रा कोष का सालाना बजट बढ़ाने की मांग। विकास की रफ्तार कायम रखने के लिए संसाधन जुटाने की सलाह। और ऑस्ट्रेलिया ने नवी बार जीता अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। भारत को 4-0 से हराया। मलेशिया को हरा न्यूजीलैंड कांस्य पर कब्जा। खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की 56 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वालों में तो गजब का उत्साह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दौर में पश्चिम बंगाल में करीब 80% मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में इस दौर में भी भारी मतदान की उम्मीद की जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और इस दौर के बाद पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों का मतदान होना बाकी है। और अब बात करें पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर के चुनाव से जुड़े आंकड़ों की, तो इस दौर की 56 सीटों पर 383 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,21,74,947 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 62,49,713 पुरुष और 58,91,717 महिला मतदाता हैं, जबकि 33,338 सर्विस मतदाता हैं। वहीं 179 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हैं। दूसरे दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 55, कांग्रेस के 23, सीपीएम के 17 और बीजेपी के 53 उम्मीदवार शामिल हैं। पिछले दौर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस दौर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बढ़ाकर करीब 800 कर दी हैं। हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कुछ स्थानों पर पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। मतदान के लिए 13,645 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस बार 1,711 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिल रही है। इस दौर में कई सीटें सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी सीट पर है, जहां से टीएमसी के टिकट पर फुटबॉलर बाईचिंग भूटिया मैदान में हैं। उनके सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य हैं। वो इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल सिलीगुड़ी के मेयर हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और दार्जिलिंग के जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। पोलिंग जो प्रोसेस है इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। शिकायतें विपक्षी दलों ने भी की। कुछ पोल वायलेंस के भी इंसिडेंट्स हुए। इनके लिए क्या कोई खास एहतियातन कदम, क्या ऑब्जर्वर ज्यादा करना या कोई उनको मॉनिटर करना? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा कंप्लेंट्स का। तो कंप्लेंट्स के बारे में चुनाव आयोग का
सख्त निर्देश है कि उसको तुरंत हमको मॉनिटर करना है, तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट लेनी है, और सिर्फ लेनी ही नहीं है, जिसने कंप्लेंट की उसको बताना भी है। तो एक तो समाधान सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, उसको हम यूज करते हैं बिल्कुल, और आधे घंटे के अंदर हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि आधे घंटे के अंदर हम एक्शन लेके रिपोर्ट भी भेज पाए। साथ ही साथ हमारा एक अपना ऐप है, हमने जो दार्जिलिंग जिले में स्पेसिफिकली हमने एक वोट मित्र एंड्रॉइड ऐप बनाया है, उसके थ्रू भी डायरेक्टली लोग मुझे फोटो, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो भेज सकते हैं, जिसको हम 24 घंटा मॉनिटर करते हैं। ईवीएम के बारे में देखिए, ईवीएम तो मशीन है, बट हमने उसको एफएलसी में चेक किया है, पहली कमीशनिंग में चेक किया है, दूसरी कमीशनिंग में चेक किया है। 15% मशीनों को रिजर्व में रखा हुआ है, और दार्जिलिंग जिले के लिए एक विशेष परमिशन हमको दी गई है कि हम रिजर्व थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, तो थोड़ा सा अगर ज्यादा भी कहीं रखना है तो वो उसके लिए अलाउड है, तो हम वो रख रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणव, 7 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण का मतदान है। कितना महत्वपूर्ण है ये चरण, और फिलहाल किस तरह की वहां पर उत्साह जो है वो मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है? देखिए, ये दूसरे दौर का जो मतदान होगा बेहद अहम है, ये पूरा दौर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सुबह से ही ये जो एक मतदान केंद्र है, जहां पर इस वक्त हम लोग हैं सिलीगुड़ी के इस मतदान केंद्र में, कैसे लंबी यहाँ पर कतारें हैं जो वोटर्स हैं उनकी। सुबह से ही यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 6:30 बजे से ही यहाँ पर वोटर्स आना शुरू हो गए थे, और वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो ये मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अब से कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हो गया है। हमेशा से पश्चिम बंगाल में जो महिला वोटर्स हैं या फिर जो युवा वोटर्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होता है अपने वोट के इस्तेमाल को लेकर। वही नजारा हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पहले दौर में जो 2 भागों में मतदान हुआ, वहां पर 80% से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया, जो अपने आप में जाहिर करता है कि लोग कितना जागरूक हैं यहाँ के वोटर्स अपने वोट के लिए। और जहां तक इस चरण के महत्वपूर्ण होने का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है चुनावी जो राजनीतिक समीकरण की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। पहले दौर में बहुत सारे ऐसी सवाल उठे थे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर, इस वजह से बहुत ज्यादा खास इंतजाम किए गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप वोट देने सुबह से ही यहाँ पर लाइन में हमने देखा आ गई हैं। क्या आपको लगता है इश्यूज हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपको आपके जहन में है वोट डालते वक्त? जी, सिलीगुड़ी में मेन है विमेन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। और जब यहाँ पे मैंने देखा है कि दार्जिलिंग मोड़ में छोटी छोटी बच्ची लोग, इन लोग दे वे बेगिंग लाइक एनीथिंग, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो आपको लगता है कि और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े या ऐसी कोई सुविधाएं बढ़े जिससे कि लोग को यहाँ से दूसरे राज्यों में न जाना पड़े? ये हाँ, मेन यही है कि एम्प्लॉयमेंट भी, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जारी करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? आप वोट देने आई हैं, क्या चाहती हैं आप? Number 1 is development, women security and educational reforms. डेवलपमेंट किस तरह का आप चाहते हैं? Educational development होना चाहिए। तो if there will be educational development, people they become literate, and if they are literate, obviously there will be consciousness. तो स्थानीय लोकल मुद्दे भी हैं जो लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर बने, बुनियादी सुविधाएं मिले, इस तरह का। और महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे हैं। रही बात राजनीतिक मुद्दों की, तो भ्रष्टाचार इस पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हम लोग हैं, यहाँ पर मालदा जिला भी चुनाव में आज मतदान हो रहे हैं। वहां पर किस तरह से जो सांप्रदायिक एक तनाव का माहौल बना था, राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में, लेकिन लोग शांति चाहते हैं। दार्जिलिंग के मुद्दे की बात करें, अलग स्टेट की डिमांड होती रही है इतने सालों से कि दार्जिलिंग को अलग गोरखालैंड बनाया जाए। इस तरह के काफी मुद्दे हैं जो इस दौर में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लोग जागरूक हैं और मतदान केंद्रों पर भी वो जागरूकता दिख रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे प्रणव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायाधीशों को न्यायिक सक्रियता के जोखिम को लेकर आगाह किया है और अधिकारों के इस्तेमाल करते समय तालमेल और आत्मसंयम दिखाने की सलाह दी है। वे भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के 4थे रिट्रीट समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चौथे राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने न्यायाधीशों से न्यायिक सक्रियता दिखाते समय संतुलन और आत्मसंयम दिखाने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल से बचना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कानून का शासन बनाए रखने में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। उन्होंने अदालतों से गरीबों को सस्ता और सहज न्याय दिलाने पर जोर दिया। Justice to have meaning to the people must have three essential ingredients: accessibility, affordability, and quickness. Maintaining rule of law is the most important attribute to the judiciary in a democracy. राष्ट्रपति ने देश की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इनके जल्द निपटारे की पहल होनी चाहिए। इसके लिए अदालतों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। समारोह में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर हंदवाड़ा फायरिंग मामले में कश्मीर में तनाव कम नहीं हो रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र ने 3600 अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल हंदवाड़ा का दौरा किया और इसी बीच इस मामले में दायर पीआईएल की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीड़ित लड़की को हिरासत पर रखने को लेकर जवाब मांगा है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में हंदवाड़ा फायरिंग के विरोध में शनिवार को भी प्रदर्शन हुए। गांदरबल में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेना की फायरिंग में बेगुनाह लोगों की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया। जुडिशियल प्रोब हो, टाइम बाउंड प्रोब हो, 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर उन लोगों को जिन्होंने इनको कत्ल किया है, जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया, उनको तख्तेदार तक पहुंचाया जाए। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगी हुई है। आज 5वां रोज है, 5 रोज से मुसलसल हड़ताल है। अगर इसमें एक्शन ली होती, चाहे गवर्नमेंट ने जिसने भी की होती उसमें, तो लोगों को भी इत्मीनान बैठ जाता था। इन्होंने कुछ कार्रवाई की है। कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने शनिवार को खुफिया विभाग, रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और कश्मीर में और अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला किया गया। गृह मंत्रालय इस बारे में जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार को हालात सामान्य बनाने में पूरी मदद का भरोसा दिलाया गया है। निश्चय ही कानून अपनी कार्रवाई करेगा और हमें विश्वास है कि प्रदेश सरकार सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। जो भी वहां पर परिस्थिति उत्पन्न हुई है, प्रदेश सरकार उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को कुपवाड़ा में हिंसा पर उतारू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 3 लोग घायल हुए। इससे पहले हंदवाड़ा में सेना की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को लोगों ने आर्मी के जवान पर एक स्थानीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद हिंसा पर उतारू भीड़ को रोकने के लिए सेना ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब में पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में कल पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा किया, जहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी। राहुल गांधी ने पंजाब में गंभीर मुद्दों की अनदेखी किए जाने की बात कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने जीरकपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रायशुमारी हुई। बैठक से पहले राहुल मीडिया से भी मुखातिब हुए। यहां उन्होंने पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर बादल सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। रियलिटी ये है कि सरकार उस प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाह रही है। पता नहीं क्या कारण है, मगर वो ड्रग प्रॉब्लम को किसी ना किसी कारण इग्नोर करते हैं। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी इतने बड़े स्तर पर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के मामले में मुंबई की विशेष अदालत 18 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में माल्या की गिरफ्तारी की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने भी ईडी की सिफारिश पर विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया था। निदेशालय माल्या को 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए 3 बार समन जारी कर चुका है, लेकिन माल्या हर बार गैर हाजिर रहे, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर माल्या के खिलाफ ये कदम उठाया है। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बैंक सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात सूखे और जल संकट से जुड़ी खबरें। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैक्ट्रियों के लिए पानी की कटौती शुरू हो गई है। जिलाधिकारी निधि पांडे ने कल इसका ऐलान किया। शराब कारखानों को दिए जाने वाले पानी में 20% की कमी की जाएगी। दूसरी फैक्ट्रियों के लिए ये कटौती 10% की होगी। ये फैसला फिलहाल 15 दिन के लिए है। जिलाधिकारी के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ जलाशयों में पानी घटने लगा है और इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र के 21 जिले इस वक्त सबसे बड़े सूखे से जूझ रहे हैं। और वहीं औरंगाबाद में ही कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पे आदिवासियों और गरीबों को पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। आलम यह है कि रोजी रोटी का ख्याल छोड़कर पूरा परिवार पानी जुटाने के ही काम में लगा रहता है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। ये है औरंगाबाद की गोविंद नगर बस्ती। बीड़ बाईपास से लगी 300 की आबादी वाली बस्ती 15 साल पहले बसी। पहले गांव का हिस्सा थी, लेकिन अब औरंगाबाद नगर पालिका के दायरे में है। गांव से शहर में आने के बावजूद यहां हालात नहीं बदले। यहां रहने वाले घुमंतु जनजातियों के लोग खेल तमाशे या करतब दिखाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों पर जल संकट की दोहरी मार पड़ी है। बेहद खराब माली हालत वाले कुछ लोग भीख में पानी मांगने को विवश हैं। हमारे को यहाँ पानी नहीं है। पानी मांगने को गए तो लोग का पानी नहीं देते। 2-2 4-4 घंटे उनके घर को खड़ रहे थे। गालियाँ फिटकार दे के हमारे को भगाते। हमको पानी नहीं पीने को 300-400 रुपए का टैंकर पानी का लाते हम। इनके घरों में सामान के नाम पर केवल पानी भरने के घड़े और टंकियां हैं। आसपास कोई सार्वजनिक नल नहीं है। जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, अब पूरा दिन पानी जुटाने में लगी रहती हैं। औरंगाबाद शहर में ऐसे करीब 2.5 लाख लोग हैं। पानी के भी टैंकर जल्दी भी आते नहीं। हम पैसे तुम्हारे से निकालते भी नहीं। पैसे दिए तो भी हमको पानी जल्दी लाता नहीं। ऐसा है वो क्या है, हमारा जंगल में बैठना, खाना बैठना, ऐसे भीख मांगते बैठना ऐसा। औरंगाबाद नगर पालिका संपन्न इलाकों में टैंकर भेज रही है, लेकिन इन इलाकों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। घुमंतु जनजातियों और आदिवासियों के बीच काम करने वाले लोगों का मानना है कि शहर और गांव दोनों तरफ यह समुदाय भारी उपेक्षा का शिकार है। 500 रुपए, 1000 रुपए, 700 रुपए बड़ा टैंक लाते हैं और इधर इनके पास सठाने के लिए बड़े बड़े ये टाकियाँ होते हैं, वो टाकी में पानी उतारते हैं और खुद के जेब से दिन भर भीख मांगेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे और वो जो मेहनत का पैसा है वो पैसे से टैंकर मंगाते हैं और अपना जीवन बसरा करते हैं। बात गांव के किसानों की हो या शहरी गरीबों की, जल संकट ने सबकी कमर तोड़ दी है। गाँव से जो गरीब बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों में आए, जल संकट यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे तो सरकार जल संकट से निपटने के लिए तमाम दावे कर रही है। तमाम जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पर विमुक्त और गरीबों की बस्तियों में, वहां पानी नहीं है
अपने पैसे से उनको खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। औरंगाबाद के तमाम इलाकों में हालात बेहद दयनीय है। कैमरामैन नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। और अब बात गुजरात के आदिवासी बहुल डांग जिले की। कभी पानी से लबालब रहने वाला डांग आज बूंद बूंद के लिए मोहताज है। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी पाइप से पानी की आपूर्ति की जाए। गुजरात के डांग जिले में महिलाएं लंबा सफर तय करके जब कुएं पर पहुंचती हैं तो उनके हिस्से आता है गंदा पानी। इसी पानी से अब उनके परिवार की प्यास बुझ रही है। लगातार 2 साल से पड़ रहे सूखे ने यहाँ कुओं और जलाशयों को लगभग सुखा दिया है। हमारे गांव में पानी की बहुत ही दिक्कत है। पानी लेने के लिए हमको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा सा एक झरना है जो कुएं में और डैम में पानी नहीं है और छोटे से झरने में से हम लोग एक मटका या तो फिर एक देगड़ा पानी लेके आते हैं और सारा दिन वही चलाते हैं। जिले में अधिकतर हैंडपंप और नल सूखे हैं। सरकारी टंकियों में जो पानी बचा है उसे लेने के लिए युद्ध जैसी स्थिति है। इन हालातों से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया। कारण के अमने ढोर ढाकर ने पानी कपड़ा धोवाने पानी मळतुं नथी एटले बेनो थाकी जाय अने पीवानुं पाणी अमने सुविधा करी आपो। पाणीनी पाइपलाइन के पछी ढोर ढाकरोने पण पाणी व्यवस्था करी आपो जेथी अमने बेनोने कई तकलीफ ना पड़े। डांग जिले की आबादी करीब 1 लाख है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सप्ताह में महज 2 दिन पानी की आपूर्ति होती है। फिलहाल पारा 40 डिग्री के आसपास है और जब गर्मी बढ़ेगी तब तक पानी बचेगा भी या नहीं, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर देश में भयंकर गर्मी ने लोगों का बुरा हाल करके रख दिया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक देश के 10 राज्यों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अप्रैल में 10 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। यहां अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में भी 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में लू चल रही है। इसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 2 दिनों तक तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। Most of the place in Rayalaseema and Telangana, they are now at the recording highest for the last and highest year, or sometimes crossing the highest values recorded in the last 10 years. That is the now sign of the situation is dry weather will continue in both states. Heat wave condition also will continue in Andhra Pradesh and Telangana. The hotness will continue in both states continuously till the onset of the monsoon. और इक्वाडोर में आज सुबह 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र राजधानी क्विटो से दक्षिण पूर्व में 173 किलोमीटर दूर है। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। देश में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। भूकंप के झटके राजधानी समेत देश के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचालन समिति ने शनिवार को सदस्य देशों से विकासोन्मुख खर्च बढ़ाने की अपील की। वॉशिंगटन में आयोजित IMF की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने की बात भी कही गई। और इसी बीच बैठक में हिस्सा लेने गए भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि IMF को भविष्य में विकास की रफ्तार कायम रखने लायक संसाधन जुटाने चाहिए। IMF की बैठक में वैश्विक मंदी, आर्थिक सुधार और संस्था के कामकाज में बदलाव लाने पर चर्चा हुई। IMF ने कहा कि वैश्विक मंदी का खतरा भले ही फिलहाल टल गया है, लेकिन विकास की रफ्तार उम्मीद से कम रही है। इससे निपटने के लिए सदस्य देशों को अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव के साथ साझा सहयोग बढ़ाने की सलाह दी गई। The global recovery is continuing, but expansion is modest. The situation may ultimately weigh on sentiment, which is why we must implement mutually reinforcing policies to boost global growth and strengthen financial stability.
IMF ने संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने की भारत की मांग का समर्थन किया। साथ ही सदस्य देशों से महत्वाकांक्षी ढांचागत सुधार और विकास के अनुकूल राजकोषीय नीति अपनाने को कहा। We underscored ambitious structural reforms, growth-friendly fiscal policy, and accommodative monetary policy as key areas for action. We also reiterated our commitment to refrain from all forms of protectionism and competitive devaluations. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि IMF को अपने संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा 5 से 6 हजार करोड़ डॉलर के IMF के सालाना बजट को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ डॉलर करने की मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत ने निवेश के बेहतरीन माहौल तैयार किया है और देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री ने यह दावा किया कि पिछले 2 सालों में भारत में विदेशी निवेश की सीमा 30 से 40% तक बढ़ा दी गई है और इसकी वजह से भारत निवेश के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इस वक्त निवेशकों की सबसे लोकप्रिय जगह है। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए कई ढांचागत और नीतिगत बदलाव किए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन की यात्रा पर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गई हैं। आज वो ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से मुलाकात करेंगी और इस दौरान ऊर्जा और व्यापार समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी। ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटने के बाद भारत वहां तेल, गैस और उर्वरक परियोजनाओं से जुड़े समझौतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। सुषमा स्वराज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो रूस जाएंगी, जहां वो रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक में शामिल होंगी। वो चीन के सामने जैश प्रमुख मसूद अजहर का मुद्दा भी उठाएंगी। साथ ही वो रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगी। और अब खेल की खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए थॉमस विलियम क्रेग ने 25वें और 35वें मिनट और मैट गोडेस ने 43वें और 97वें मिनट में 2-2 गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार ये खिताब जीता है। भारत ने पहले क्वार्टर में अच्छी शुरुआत की और शुरुआती 15 मिनट में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे क्वार्टर में हालांकि ये लय कायम नहीं कर सकी और ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकरों ने दबदबा बना लिया। वहीं एक दूसरे मैच में मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड ने मेजबान मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान शुरू। 7 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र का जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला। मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा का दौरा कर हालात का लिया जायजा। हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की की हिरासत पर मांगा जवाब। तेलंगाना और रायलसीमा में गर्मी ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। औरंगाबाद में उद्योगों के लिए पानी में होगी कटौती। गुजरात के डांग जिले में पाइपलाइन से जलापूर्ति की मांग। IMF की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने पर जोर। भारत ने की मुद्रा कोष का सालाना बजट बढ़ाने की मांग। विकास की रफ्तार कायम रखने के लिए संसाधन जुटाने की सलाह। और ऑस्ट्रेलिया ने 9वीं बार जीता अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। भारत को 4-0 से हराया। मलेशिया को हरा न्यूजीलैंड का कांस्य पर कब्जा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।